हेलो एवरीवन, आई एम न्यूट्रिशनिस्ट रिति, को-फाउंडर ऑफ न्यूट्रीबट फूड्स। हम आज फिर से आपके लिए एक लाइव लेकर आए हैं और आज हम डॉक्टर परिमा के साथ है। शी इज अ पीडियाट्रिशियन। यस, डॉक्टर परिमा इज renowned pediatrician and clinical researcher. Neonatology is the subject of her interest. She had pursued the super specialty experience from University of Toronto, Canada. Presently, she is working in a Torrent pharmaceutical company as a manager post. So let's welcome her today. हम आज उनके साथ बात करेंगे why winter is very most crucial season for little ones. तो आज के लिए हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं विंटर में बच्चों के लिए क्या बहुत ज्यादा मेडिकल साइड से जरूरी है, तो वो हम आज डॉक्टर परिमा के पास से सुनेंगे। Thank you, वेलकम Dr. डॉक्टर परिमा। Thank you for inviting me. Thank you so much for joining with us. So let's continue. Yes. हम सबसे पहले आपके पास से जानना चाहेंगे कि विंटर में सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों के लिए, सबसे ज्यादा मॉम्स को, पेरेंट्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए? So winter में infections क्यों सबसे ज्यादा होते हैं? The first thing is the temperature goes down. एक तो जो 20 डिग्री के बिलो टेम्परेचर जाता है, then the growth of bacteria and viruses gets more. And that's why child gets infected. The chances of infection is getting more in the child during the winter season. So there are different kind of bacterial and virus infection, right? First and foremost is the influenza virus. Influenza virus is the most common virus by which the child gets infected during the winter season. इन्फ्लुएंजा को जो हम लेमन लैंग्वेज में कॉमन कोल्ड भी बोलते हैं, राइट? उसमें क्या होएगा कि रनिंग नोज, कफिंग, कंजेशन इन चेस्ट, वैसे सब सिम्टम्स होंगे बच्चों में। और अगर वायरल लोड ज्यादा होगा, देन द चाइल्ड में प्रेजेंट विद द हाई ग्रेड फीवर ऑल्सो। द अनदर मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन इज द रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में सांस बढ़ जाना बोलते हैं। उसको मेडिकल टर्म में ब्रोंकियोलाइटिस भी बोलते हैं। यूजुअली उसका अक्यूट प्रेजेंटेशन होता है, मतलब अगर बच्चा सही से अभी खेल रहा है, अपने 2, 3 या 4 घंटे में बच्चे को ऐसे पाया कि उसका सांस बहुत ज्यादा एक्यूटली बढ़ गया है, along with the high grade fever. So this is the very common presentation of the bronchiolitis. The third thing, the most common bacterial infection is the streptococcus infection, जो बच्चों में हम लेमन लैंग्वेज में सोर थ्रोट बोलते हैं, जिसमें टॉन्सिल या फेरिंग्स के ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ यूजुअली पाया जाता है, जिसमें बच्चों को डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग होती है। अलोंग विद दैट हाई ग्रेड फीवर भी होता है, कफिंग, वो सब होता है सोर थ्रोट में। और चौथा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस से ही होता है, बट उससे ईयर डिस्चार्ज होता है बच्चों में। So these are some very common viral and bacterial infections that that your child might get affected with it. ओके। Right? तो पेरेंट्स को बच्चों को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए ड्यूरिंग विंटर? That's a very good question. So I would like to answer this question into 4 or 5 different parts, right? तो सबसे पहले मैं क्लोथिंग से चालू करूंगी कि what should be the clothing wear during the winter season. क्लोथिंग में ये देखना है कि सबसे पहले द रूल ऑफ थंब इज एड 1 more layer that you are wearing. जो आपने पहना है उससे एक और लेयर चाइल्ड को पहनाइए। हेयर से चालू करते हैं। यूजुअली हेयर शुड बी कवर्ड फुल्ली। कैप पहनाओ। मंकी कैप इज द बेस्ट पार्ट टू प्रिवेंट द हीट लॉस फ्रॉम हेड, जिससे आपका ईयर भी पूरा हेड प्लस ईयर दोनों कवर रहेगा। और पूरे हैंड और लेग्स को कवर करने की कोशिश कीजिए। 2 लेयर के क्लोथ्स पहनाइए। जस्ट बी कॉशियस कि एक्सेसिव वुलन क्लोथ्स ना पहनाए।
यूजुअली विंटर में पाया जाता है कि ड्यू टू एक्सेसिव वुलन क्लोथ्स, जो स्किन और वुलन के बीच में फ्रिक्शन होती है, उससे एक्जिमा या रैशेस बहुत पाए जाते हैं। अगर आपके बच्चों में ये रैशेस के प्रॉब्लम है, जस्ट ऐड 1 मोर लेयर ऑफ कॉटन इन बिटवीन स्किन एंड द वुलन क्लोथ्स, राइट? हाथ और पाँव को ग्लव्स और सॉक से भी कवर रख सकते हो, रखना ही चाहिए बल्कि। So these are some common tips for the clothing. The next thing is the bathing. Usually mothers के क्वेश्चन होते हैं कि क्या विंटर में चाइल्ड को नहला सकते हैं या कितनी बार नहला सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आज टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है, देन 2 to 3 टाइम्स फ्रीक्वेंसी बाथिंग की रखेंगे तो भी चलेगा पर वीक। और अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है, then it is also okay to give the hot fermentation. हॉट फर्मेंटेशन चाइल्ड पे अप्लाई करके अगर हफ्ते में 2 to 3 टाइम्स अगर करेंगे, दैट विल बी ऑल्सो गुड। और तीसरी चीज है मॉइस्चराइजर। यूजुअली ओपीडी में लोग पूछते हैं कि क्या हम मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं बच्चों में। द आंसर इज यस, यू कैन डेफिनेटली यूज द मॉइस्चराइजर। मार्केट में जो बिकते हैं वो सभी कोई सा भी मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हैं, बट इफ यू फाउंड दैट योर चाइल्ड gets affected with some allergic reaction with the moisturizer, then just go to the dermatologist or pediatrician for the medicated moisturizer, right? और आप ऑयल का मसाज भी यूज कर सकते हैं। कौन सा ऑयल? मस्टर्ड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल यूजुअली हम प्रिफर्ड करते हैं। कोकोनट ऑयल को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज इट विल लीड टू मोर ड्राइनेस इन द स्किन, राइट? द फोर्थ थिंग विल बी डाइट एंड हाइड्रेशन। सबसे पहले तो देयर इज नो सुपर फूड इन द विंटर सीजन। जो आप ट्रेडिशनल फूड यूज करते हो, लाइक हमारे कोई भी ट्रेडिशनल फूड लाइक सालम पाक, गुंदर पाक, ये सब ट्रेडिशनल फूड बच्चों को आप खिला सकते हो। और जो आप विनिंग फूड है जिसमें आप राइस का पानी, दाल का पानी, ये शीरा हो गया, फिर ये सब चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो। अगर बच्चा 2 साल से बड़ा है तो नट्स, खजूर, सीरियल्स, वो सब भी आप इंक्लूड कर सकते हो। सो दिस इज जस्ट द रेगुलर डाइट। कोई भी सुपर फूड विंटर में ऐसा नहीं है कि ये ही पर्टिकुलर लेना चाहिए। सो दिस आर सम टिप्स टू गेट योर चाइल्ड टू। जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं तो उनके लिए क्या बहुत ज्यादा केयर लेनी होती है, क्योंकि वो फर्स्ट विंटर जो हम कहते हैं बच्चों के लिए, Yes. तो वो टाइम पे क्या एक्स्ट्रा केयर ले सकते हैं मतलब? So usually neonates में the most common problem is temperature dysregulation. अगर कोई सी भी सीजन हो, it doesn't matter के विंटर में ही या कोई भी सीजन में, टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी है नियोनेट में। क्यों? क्योंकि नियोनेट में जो लिपिड का लेयर है जो हमारे एडल्ट या उसमें अच्छे से बना हुआ होता है, दैट इज द जो इनसफिशिएंट लेयर ऑफ लिपिड, उससे टेम्परेचर डिसरेगुलेशन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे पहले तो नियोनेट को अच्छे से कपड़े पहना के रखो जिसमें हेड शुड बी कवर फुल्ली। जैसे मैंने बोला आगे कि 30% हीट लॉस होता है हेड से, तो वो हीट लॉस प्रिवेंट करने के लिए कैप अच्छे से पहना के रखो। हाथ और पाँव को ग्लव्स और सॉक्स के से कवर कर सकते हो सके तो पूरे हाथ और पाँव मतलब पूरा कवर हो वैसे कपड़े पहनाओ। ज्यादातर नायलॉन के कपड़े प्रिफरेबल है न्यूबॉर्न में। दूसरी चीज कि टेम्परेचर आपको न्यूबॉर्न में कैसे चेक करना है, हाउ टू कंफर्म दैट चाइल्ड इज गोइंग इन द हाइपोथर्मिया, कि टेम्परेचर उसका डाउन होता जाता है। तो जस्ट कीप योर, एक मिनट, फोन आ गयो। हाँ, just keep your dorsal aspect of palm, your hand
आपका हाथ का पिछला हिस्सा चाइल्ड का जो लेग है उसके अगले हिस्से की ओर ऐसे करके टच करिए आप। अगर आपको फील होता है कि ये टेम्परेचर लो है, सो यू शुड बी कॉशियस कि एक और लेयर आप सॉक्स का पहना सकते हो, या कोई और तरीके से मतलब चाइल्ड को कवर करके उसका ये हाइपोथर्मिया आप कंट्रोल कर सकते हो। सुलाने सुलाते वक्त आप वॉल से दूर रखिए, क्योंकि वॉल की डायरेक्ट ठंडक उसके ऊपर पड़ सकती है। ओके। तीसरी चीज कि नाइट के दौरान हर 2 to 3 hours में ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखिए। दैट इज द बिगेस्ट थिंग टू मेंटेन द टेम्परेचर इन द बेबी, राइट। ब्रेस्ट फीडिंग बेबी ने एडिक्वेट लिया है या नहीं, हाउ टू चेक? तो अगर बच्चा 24 घंटे में 6 to 8 टाइम्स यूरिनेट करता है, दैट मीन्स योर बेबी इज एडिक्वेटली फेड विथ योर मिल्क। चौथी चीज कि आप वैक्सीनेशन शेड्यूल को प्रॉपरली फॉलो कीजिए, उसको मेंटेन करिए, क्योंकि बच्चों में वैसे भी इम्यूनिटी कम होती है। वी हैव टू गिव समथिंग टू मेंटेन द इम्यूनिटी। और पांचवी चीज कि आपका हाइजीन प्रॉपर रखिए। अगर मदर को कफ कोल्ड है या और कोई बीमारी है, तो मास्क का यूज करिए व्हाइल यू आर डूइंग द ब्रेस्ट फीडिंग। और जब जरूरत नहीं है तो बच्चे को और कोई केयरटेकर के पास रखिए कि जिससे डायरेक्ट माउथ टू माउथ कांटेक्ट अवॉइड हो सके ज्यादा से ज्यादा। सो दिस आर सम टिप्स टू कीप योर न्यूबॉर्न हेल्दी ड्यूरिंग द विंटर सीजन। या ओके ओके। सो और एक चीज ये है कि कोई भी बच्चे घर में टिकते नहीं है, तो और ज्यादातर मॉम्स की वो वरीज रहती है कि बाहर ठंड बहुत है, बच्चे को खेलने नहीं जाने देते हैं बाहर। तो वही एक जानना था कि क्या बच्चों को बाहर भेजना चाहिए बाहर खेलने के लिए, तो उसमें भी क्या एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज अगर हो तो वो भी आप शेयर कीजिए हमारे साथ। जरूर। ऑफ कोर्स बच्चे को बाहर खेलने के लिए भेजना ही चाहिए। एंड द मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम फॉर प्लेइंग आउटसाइड। विंटर में एक तो वैसे भी सनरेज कम होते हैं। अगर बच्चा खेलेगा बाहर मॉर्निंग में, तो वो थोड़ा बहुत उसकी स्किन के ऊपर डायरेक्टली सनराइज इट विल गेट एब्सॉर्ब्ड एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी। तो वो विटामिन डी बनने में उसकी मदद करेगा। और कौन सा मतलब कैसी चीजें खेलनी चाहिए, तो बच्चों को जो भी पसंद है, वेदर ही लाइक्स टू राइड द बाइसिकल, ट्राइसिकल, उसको रनिंग पसंद है, जो भी पसंद है वो कर सकता है। उससे सबसे पहले बड़ा फायदा क्या होगा कि वो लार्ज मसल का यूज उसका बढ़ जाएगा। बाय यूजिंग दैट लार्ज मसल उसका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। द सेकंड थिंग इज द सोशल इंटरेक्शन। अगर बच्चा दूसरे बच्चों के साथ मिलता है, तो हाउ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, हाउ टू कोलेबरेट विथ ईच अदर, तो उसका सोशल माइलस्टोन भी डेवलप होगा। तीसरी चीज कि बच्चा रिस्क टेकिंग एबिलिटी को संभल पाएगा। अगर बच्चा कोई स्लिपरी सरफेस से आज गिर गया है, नेक्स्ट टाइम ही विल बी कॉशियस के ये ऐसी सरफेस में मैं चलूंगा तो मैं फिर से गिर जाऊंगा। तो दैट रिस्क टेकिंग टेंडेंसी विल बी इंक्रीज। तो दिस आर सम बेनिफिट्स कि अगर आप बच्चे को बाहर खेलने भेजते हैं तो दैट विल बी गुड फॉर देयर उसके ग्रोथ के लिए। राइट राइट। और एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगी कि हम पेट्स की अगर बात करते हैं, तो पेट्स यूजुअली कितने एज तक, क्योंकि उनमें जो जर्म्स रहते हैं, बर्ड्स है या पेट एनिमल्स है, तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे पेरेंट्स को कि क्या बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है या कितने एज तक बच्चों को दूर रखना पड़ता है एनिमल्स पेट्स या बर्ड पेट्स से, ऐसा कुछ पर्टिकुलर है? बच्चे को यूजुअली जब पहली बार वो पेट के कांटेक्ट में आता है और अगर उसके फर से उसके स्किन पे आपने कुछ एलर्जी पाई है, दैट मीन्स देयर इज सम एलर्जिक, कोई तो चीज है कि वो फर से उसके स्किन के अंदर गई है। तो नेक्स्ट टाइम अगर मतलब बी कॉशियस कि अगर बच्चा ये पेट को
टच कर रहा है तो उस पे रैश या एक्जिमा होने के चांसेस बढ़ते हैं, तो जस्ट अवॉइड इट। और कुछ-कुछ बच्चों में ये होता है, सभी बच्चों में नहीं होता है। तो अप टू 3 टू 4 इयर्स में आपको पता चल जाएगा पेरेंट्स को कि हाँ, उसमें एनिमल के फर्स की एलर्जी होती है या नहीं। तो अगर ये होती है, तो बेटर टू कीप इट सेपरेटेड, अदरवाइज इट इज ओके टू प्ले विद द एनिमल और पेट। ओके, ओके। और काफ़ी सारे पेरेंट्स के साथ हम जब रेगुलर काउंसलिंग करते हैं तो एक अ, बात जो मैंने बहुत सारी मॉम्स के पास से सुनी है कि जनरली आप लोग D3 है या आयरन है जो मल्टीविटामिन सिरप्स जो ड्रॉप्स हम आप लोग बोलते हो 1 साल तक जनरली आप बोलते हो तो व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? क्योंकि काफ़ी सारी मॉम्स के पास से हम ऐसा सुनते हैं कि मैम याद नहीं रहता है या बच्चा वो लेने के बाद तुरंत से वॉमिट कर देता है तो हमने वो बंद कर दी। तो इसके पीछे आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? सबसे पहले मैं वन बाय वन आयरन और विटामिन D3 के बारे में, उसके क्या बेनिफिट्स है, क्यों लेना चाहिए, वो सब बोलूंगी। आयरन सबसे पहले तो किसमें ज्यादा डेफिसिट होता है। तो जो प्री मैच्योर बेबी और लो बर्थ वेट बेबीज है, उसमें देर आर मोर चांसेस टू बी डेफिसिट, क्योंकि उसमें जो मॉम का ब्लड जो हम अम्बिलिकल कॉर्ड काटने के दौरान जो थोड़ा सा ब्लड जाता है बेबी में, वो उन लोगों में कम होता है। दैट्स व्हाई दे आर more affected with the iron deficiency anemia as compared to full term baby, right? तो प्रीटर्म बेबी में वैसे भी आयरन डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो उन लोगों में आयरन फोर्टिफाइड फॉर्मूला फीड अपार्ट फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग, इसका रिकमेंडेशन है कि आयरन फोर्टिफाइड फॉर्मूला फीड कराए जो काउ बेस्ड फॉर्मूला हो, क्योंकि काउ बेस्ड फॉर्मूला मिल्क will easy to digest as compared to any other formula milk. तो ये लेना चाहिए। और प्री टर्म लो बर्थ वेट बच्चा जो है उसमें कम से कम 12 मंथ्स तक ये आयरन सप्लीमेंट या फॉर्मूला फीड कंटिन्यू करना ही चाहिए। अगर फुल टर्म बच्चे में कब यूजुअली करते हैं कि अगर कोई इन्फेक्शन हो या इन बिटवीन कभी भी सीबीसी करवाना हुआ और उसमें आयरन मतलब हीमोग्लोबिन या कुछ भी कम हुआ, तो फॉर द शॉर्ट टाइम उसको हम आयरन सप्लीमेंट दे सकते हैं, बट यूजुअली इट इज रिकमेंडेड इन प्रीटर्म लो बर्थ वेट बेबी। अभी विटामिन डी के लिए क्या है कि यूजुअली विटामिन डी इज इनसफिशिएंट इन द ब्रेस्ट मिल्क। कोई भी बच्चा होगा, वेदर इट इज प्री टर्म या फुल टर्म, उसमें विटामिन डी सप्लीमेंट चाहिए ही चाहिए। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ये रेकमेंड करते हैं कि 400 इंटरनेशनल यूनिट अप टू 12 मंथ्स विटामिन डी सप्लीमेंट जाने ही चाहिए बच्चों में। तो अगर आप फॉर्मूला फीड यूज करते हो तो यूजुअली 1 लीटर ऑफ फॉर्मूला मिल्क जो विटामिन डी फोर्टिफाइड काउ मिल्क फॉर्मूला होते हैं उसको आप यूज करिए। एटलीस्ट 1 लीटर जाना चाहिए फॉर्मूला मिल्क इन अ डे if your breastfeeding is not sufficient. Otherwise ब्रेस्ट फीडिंग एंड विटामिन डी की सप्लीमेंट जो ड्रॉप्स आते हैं वो भी आप ले सकते हो, बट इट इज मस्ट इन ईच एंड एवरी बेबी up to 12 months of age, irrespective of any medical condition. The third thing is I would like to talk about the micronutrient that is called zinc. जिंक का रोल बहुत मायने रखता है, क्योंकि जिंक इम्यूनिटी को मेंटेन करने में और दूसरा कि वुंड हीलिंग करने में उसका ज्यादातर रोल है। अगर बच्चे में जिंक डेफिशिएंसी है तो वो बार बार एक्जिमा या रैशेस या अल्सर के साथ वो ओपीडी में आता है। यूजुअली ये चीजें मिस हो जाती है कि शायद जिंक डेफिशिएंसी है बच्चों में, right? Because it is the micronutrient. So that's why in multivitamin drops में zinc is the content. So zinc का भी ये रोल है। कई बार 2 साल से ऊपर वाले बच्चों में जिंक डेफिशिएंसी में सीवियर डायरिया तक का भी
ये सिम्टम्स पाए गए हैं। तो ये कुछ-कुछ सिम्टम्स मिस आउट हो जाते हैं, बट दैट्स व्हाई द रोल ऑफ जिंक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, यस, 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 ओके। राइट? तो और हाँ। एक दूसरा है कि जब बच्चों को सर्दी-जुकाम होता है तो हुँ। डॉक्टर्स को पहले दिखाने नहीं जाते, पर पेरेंट्स को वो ही पता नहीं चलता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। तो थोड़ा-सा डिटेल में अगर आप कुछ एक्सप्लेन कर सको तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन? श्योर। सो यूजुअली वायरल इन्फेक्शन में क्या होगा कि बच्चे को सडनली होगा। कल बच्चा खेल रहा था, आज मॉर्निंग से उसको सडन ऑनसेट ऑफ फीवर आ गया। सडनली आपने 1 घंटे के बाद 102, 103 फीवर बच्चे में पाया और दूसरे कफिंग या और कुछ सिम्पटम्स तो उसके बाद आएँगे। फर्स्ट सडन ऑनसेट ऑफ फीवर होगा। यूजुअली जो एक्यूट ऑनसेट है, एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है, दैट इज़ ड्यू टू वायरल कॉज़। और बैक्टीरियल में क्या होगा कि इनिशियली बच्चा थोड़ा-सा लेथार्जिक होगा। आपको आज फ़ील होगा कि यार आज तो बच्चा खेल भी नहीं पाता ठीक से, एकदम लो मूड में है और तुरंत ही दूसरे या तीसरे दिन उसको लो ग्रेड फीवर से धीमे-धीमे फीवर बढ़ना भी चालू होगा। So usually that's how we differentiate clinically from viral to the bacterial infection. But कोई सा भी infection हो, डोंट गिव द एंटीबायोटिक बाय योर ओन, क्योंकि एंटीबायोटिक बच्चे में कितने डोज में देनी है या देनी है कि भी नहीं देनी है, वो सब डिसाइड करने वाले पीडियाट्रिशियन है। अगर आप एंटीबायोटिक बिना प्रिस्क्रिप्शन के दोगे तो एंटीबायोटिक के जब लिटरली उसकी जरूरत होगी इन द ओल्डर एज, तब बच्चों में रेजिस्टेंस आ जाता है एंटीबायोटिक से और उसकी इफेक्ट तब वो नहीं दिखा पाते एंड देन उसको हायर एंटीबायोटिक या इंट्रावीनस कोई मतलब कुछ अलग मोड से एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है। सो इफ यू फाउंड एनी ऑफ द रेड अलर्ट इन योर बेबी, जस्ट बेबी को नियर बाय पीडियाट्रिशियन के पास ले जाइए और वो उनके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक आप उसका इलाज करवाइए, ना कि अपने आप से या खुद से डॉक्टर बनिए। या इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग क्योंकि ज़्यादातर वो लोग गूगल करते हैं या फ्रेंड्स को पूछ लेते हैं। तो वो यस। हाँ, जैसे आपने मैं एक एग्जांपल दूंगी कि बच्चे में आपने आज फीवर पाया, तो इफ यू सर्च बाय द वर्ड फीवर, देयर विल बी एंडलेस रिजल्ट इन गूगल, राइट? यस, उसमें से कौन सा कॉज है, क्यों फीवर आया है, वो आपको पता नहीं चलेगा। दूसरी चीज कि फीवर के साथ उसको चलो पेलनेस है और आपको पेल भी दिख गया आपका बच्चा और आप टाइप करोगे फीवर विथ पेलनेस, ऑल्सो देयर विल बी एंडलेस रिजल्ट इन द गूगल। तो इसके लिए आप अ, अच्छे से डायग्नोस करने के लिए आप पीडियाट्रिशियन के पास ही बच्चों को लेके जाइए और ओवर ट्रीटमेंट या अपने आप से खुद से एंटीबायोटिक या और कोई भी दवाई जब नहीं दोगे तो ही अच्छा होगा। जैसे मैंने बोला कि एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस नाउअडेज इतना ज्यादा हो गया है कि इवन इन अ सोर थ्रोट एजिथ्रोमाइसिन इज नॉट वर्किंग, क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन की स्ट्रेन अभी लोगों में रेजिस्टेंस आना चालू हो गई है। तो इसको कौन सी दवाई की जरूरत है, कितने डोज में जरूरत है या कितनी एंटीबायोटिक की जरूरत है भी कि नहीं, दैट विल बी डिसाइडेड बाय योर डॉक्टर। सो डोंट गिव यस। द ड्रग्स बाय योर ओन। थैंक यू सो मच ये बात पेरेंट्स के साथ शेयर करने के लिए बिकॉज़ नाउअडेज़ इट इज़ वेरी कॉमन कि नेबर यस। ने बता दिया या फ्रेंड्स ने हाँ। फ्रेंड को पूछा था या गूगल पे से सर्च किया था। सो यस। वी नेवर नो क्योंकि सभी बच्चों का अलग-अलग ही रहता है और सभी के डोजेज़ वेट के हिसाब से शायद डॉक्टर्स आप लोग एग्जैक्टली। प्रिस्क्राइब यस। करते होंगे। यस। यस। इवन हमारे साथ भी जो हुआ था मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। लिटिल वन इज़ जस्ट 4 मंथ्स ओल्ड और ओके। आई गॉट अ इंक्वायरी फ्रॉम मॉम कि मैं क्या दे सकती हूँ अभी? तो वी आर लाइक कि नथिंग वन्स योर लिटिल वन्स कंप्लीट 6 months then only you have to start with weaning.
Yes. पर शी इज लाइक, उन्होंने मुझे एक डिब्बा दिखाया, वो जो पाउडर था, वो जो था वो 2 साल के बाद के बच्चों को हम देते हैं मिल्क में। Oh. आई वॉज सरप्राइज्ड, और मैंने पूछा कि ये किसने आपको बताया? तो मैंने बोला कि शी इज लाइक मैडम जी, मैं फार्मेसी पे गई थी, मैंने बोला कि बच्चे को दूध पिलाने के लिए मुझे डिब्बा दो, 4 महीने का बच्चा है मेरा, और उन्होंने मुझे ये दिया। और मैंने उनको पूछा कि आपने कितने दिन दिया? तो शी इज लाइक कि मैम मैंने 2-3 दिन दिया, बट बहुत ज्यादा बच्चे को डायरिया होने लगे हैं, वो वॉमिटिंग कर रहा है, मैं क्या करूं? तो बाद में मैंने बोला कि ऐसे ही किसी को भी पूछ के आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो? आपके जो पीडियाट्रिशियन है, आप उन्हीं को कंसल्ट कीजिए। तो बाद में शी इज लाइक कि मैम आप बोलो, मैं क्या स्टार्ट करूं? मैंने बोला मैं पीडियाट्रिशियन हूं नहीं। फर्स्ट विजिट योर डॉक्टर राइट नाउ, Yes. और वो जो Yes. बोलते हैं वो करो, क्योंकि आपने जो दे दिया है आपके बच्चे को, वो 2 साल के बाद के बच्चे को देने वाली चीज आपने 4 महीने के बच्चे को पिलाया है। Exactly. तो So, इट्स अ that is वेरी the बैड only थिंग message. कि Yes, yes. हाँ, That is the only message कि just whenever you found any red alert or even the simple diarrhea, just consult your pediatrician. और उससे भी ज्यादा एक्सट्रीम हुआ कि आपके बच्चों में सांस बढ़ गई है या फीवर हुआ है, जस्ट गो टू द नियर बाय पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। वहीं पे आपका बच्चा की ट्रीटमेंट अच्छे से होगी, रादर देन गिविंग कि चलो मैंने ये घर पे ये देसी इलाज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और जब बच्चे की कंडीशन वर्सन होगी तब डॉक्टर भी कोई भगवान नहीं है कि वो बच्चा बचा सकता है। दे विल ट्राई देयर बेस्ट, बट देयर शुड बी सम लिमिट। तो इमीडिएटली जब भी कुछ भी रेड अलर्ट दिखे आपको, तुरंत जस्ट विजिट टू योर नियर बाय पीडियाट्रिशियन टू गेट इट डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड। डॉक्टर और एक चीज ये पूछना चाहूंगी कि जो फ्लू की वैक्सीन होती है, जो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, और कितने साल तक हमें कंटिन्यूसली वो बच्चों को देनी ही चाहिए? ओके, सो पहले मैं बताऊंगी कि फ्लू क्या है, कैसे फैलता है। फ्लू यूजुअली ये विंटर सीजन में नवंबर दिसंबर इज द मोस्ट कॉमन सीजन, और यूजुअली रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, हमारे कफिंग से या स्नीजिंग से वो ड्रॉपलेट्स एक पर्सन के से दूसरे पर्सन में जाते हैं, वैसे वो रेस्पिरेटरी ट्रांसफर होता है। यूजुअली फ्लू का इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 7 days होता है, जिसमें बच्चों में रनिंग नोज या कफिंग यूजुअली वैसे माइल्ड सिम्टम्स से चालू होता है। अगर उसका ग्रोइंग वो वायरल का लोडिंग बच्चों में ज्यादा है, देन इट विल बी प्रेजेंटेड एज अ हाई ग्रेड फीवर या टेकिपनिया, बच्चों में सांस लेने में दिक्कत होती है। वैसी कंडीशन में आपको मतलब बच्चे को 1 या 2 दिन इंटेंसिव केयर में भी रखना पड़ सकता है। तो ये सब प्रिवेंट करने के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू गेट वैक्सीनेटेड योर चाइल्ड। अभी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का रिकमेंडेशन है कि जो भी बच्चा मोर देन 6 मंथ का हो शुड बी वैक्सीनेटेड विद द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। अभी 6 मंथ से 8 years का जो भी बच्चा है, उसमें अगर आप फर्स्ट टाइम डोज दोगे तो इट शुड बी टेकन ट्वाइस। 1 महीने के भीतर भीतर 2 डोज लेने होते हैं, 4 weeks अपार्ट। और फिर दूसरे डोज से वो पर ईयरली वो डोज लेना होता है। कब लेना होता है ये डोज? 2 to 4 weeks बिफोर द सीजन स्टार्ट्स। यूजुअली सितंबर अक्टूबर इज द मंथ व्हेन द इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन शुरू होती है। तो इस तरह से इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का शेड्यूल है। यूजुअली बच्चों में किल्ड वैक्सीन ही प्रिफर्ड करते हैं, लाइव वैक्सीन बच्चों में नहीं रेकमेंडेड है। अभी कौन सा बच्चा वैक्सीन नहीं ले पाता है या नहीं ले पाएगा? तो अगर आपने और कोई वैक्सीन से बच्चे में एनाफाइलेक्सिस या कोई भी एलर्जिक रिएक्शन ऐसा देखा है, तो ही मेडिकल एडवाइस से वो बच्चा नहीं ले पाता है। या बच्चे में कई बार एग एलर्जी होती है,
अगर माइल्ड एक एलर्जी हुई तो बच्चे को रेकमेंडेड है कि वो ले, पर आफ्टर वैक्सीनेशन ही शुड बी सिटिंग इन द पीडियाट्रिक्स क्लिनिक ओनली फॉर द मॉनिटरिंग। और अगर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है, सीवियर एग एलर्जी है, तो वो बच्चों में यूजुअली मना करते हैं। और एक कंडीशन है जिसको घियाबारी सिंड्रोम बोलते हैं, वो नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, वो वाले बच्चों में भी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को अवॉइड करना बेटर है। ओके सो दिस आर सम टिप्स फॉर द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ओके ओके। राइट। और काफी विंटर में जब बच्चे को बहुत ज्यादा कफ बढ़ जाता है तो आप नेब्यूलाइजर भी प्रेफर करवाते हो, बट काफी बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स वो घर पे ही मशीन बाय कर लेते हैं, पर डोजेज क्या देने चाहिए उस, तो जैसे ही कफ थ्रोट मतलब सोर थ्रोट खांसी उनको बढ़ने लगती है तो वो अपने आप से घर पे दे देते हैं कि डॉक्टर ने बोला है Yes. करके। तो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट अगेन, क्योंकि हर बार शायद मुझे जहां तक आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग, पर यूनिट्स आप लोग कुछ अलग अलग बताते हो या कैसे है, तो व्हाई इट Yes. इज इम्पोर्टेंट टू कंसल्ट पीडियाट्रिशियन अगेन, अपने आप से क्यों नहीं नेब्यूलाइजर दे देना चाहिए? नेब्यूलाइजर यूजुअली हम रेस्पिरेटरी कंडीशन में देते हैं, बट पेरेंट्स को क्या लगता है कि चलो अभी खांसी हुई या सांस में दिक्कत हुई, तो उनको पता नहीं है कि वेदर इट इज ड्यू टू ब्रोंकियोलाइटिस और अस्थमा। अभी अस्थमा में नेब्यूलाइजर अलग अलग मेडिकेशन है नेब्यूलाइजर में डालने के लिए, और ब्रोंकियोलाइटिस में अलग सॉल्यूशन है नेब्यूलाइजर में डालने के लिए। तो आपको पता नहीं चलता, और जो जिसमें जो चाहिए वो नहीं डालते हैं और कुछ और सा नेब्यूलाइजर डाल के वो दे देते हैं, तो दैट इज द मिसयूज ऑफ नेब्यूलाइजर एक्चुअली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ऐसे कोई भी सिम्टम है, जस्ट गो टू योर डॉक्टर। हर बार आपको पता है कि आपके बच्चे को अस्थमा की बीमारी है और आप श्योर है कि उसको विंटर में होता ही होता है अस्थमा का अटैक, पिछले 2-3 सालों से होता है अस्थमा का अटैक, और आपको डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब किया है, तो ही आप ले सकते हो। बट इफ you found the symptoms for the first time, just go to your pediatrician, ओके ओके। right? तो यस, मैं एक मैसेज आप पेरेंट्स को, व्यूअर्स को सम कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर कीजिए कि विंटर में क्या उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। Sure. So winter season में first of all, just follow the vaccination schedule properly. वैक्सीनेशन शेड्यूल को अच्छे से फॉलो करोगे तो ही इम्यूनिटी बच्चे में मेंटेन रहेगी, अदरवाइज लो इम्यूनिटी से भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज, अपने आप का पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो। जब भी आप बच्चे को गोद में लो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, अगर आपको कफिंग है, जस्ट ट्राई टू वेयर द मास्क। आपके हाथ सैनिटाइज करके बच्चों को गोदी में लो। जब जरूरत नहीं है फीडिंग की, उसको और केयरटेकर के पास छोड़ दो। ज्यादा से ज्यादा जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट है वो आपकी बीमारी है तो अवॉइड करो। तीसरी चीज कि बच्चों में डाइट और हाइड्रेशन को मेंटेन रखो अच्छे से। कोई, जैसे मैंने बोला, देयर इज नो सुपर फूड इन विंटर, बट जैसे आप दे रहे हो उसमें नट्स या खजूर और भी ट्रेडिशनल विंटर जो हमारी स्वीट्स है वो इंक्लूड कीजिए। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि बी अवेयर दैट योर चाइल्ड इज टेकिंग फ्लूइड एडिक्वेटली और नॉट। यूजुअली बच्चों में 1200 to 1600 ml या तो फिर हम बोल सकते हैं 1.5 लीटर अराउंड वाटर पर डे इंटेक इज नेसेसरी। तो वो एडिक्वेटली फ्लूइड जा रहा है कि नहीं, वो अगर बच्चा बड़ा है तो, और नियोनेट है अप टू 1.5 ईयर का बच्चा है तो उसमें फीडिंग एडिक्वेट जा रहा है। हर 2-2 घंटे में बच्चे को अच्छे से फीड करवाओ। फीडिंग चेक करने के लिए जैसा मैंने बोला उसके यूरिनेशन पे खास ध्यान रखो।
अगर बच्चे ने दिन में 1 या 2 बार ही यूरिनेट किया है, that will be again the red alert for the mother. अगर ये बार-बार हो रहा है, बच्चे का यूरिनेशन कम होता जा रहा है, just immediately go to your pediatrician. क्योंकि या तो बच्चे में कोई दिक्कत है या तो आपके फीडिंग में कोई दिक्कत है, वो पीडियाट्रिशियन ही बता पाएंगे। जब भी बच्चा बाहर जाता है, जस्ट बी कॉशियस कि उसने पूरा शरीर ढका हुआ है अच्छे से, कैप या पूरा शरीर कवर है कि नहीं, वो ध्यान रखो। So these are some basic tips that I would like to share in the for the baby care in the winter season. थैंक यू सो मच हमारे साथ इतनी सारी वंडरफुल टिप्स शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विथ अस टुडे। एंड यस पेरेंट्स, यस मॉम्स, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड विथ न्यूट्रीबिट फूड्स, क्योंकि और भी ज्यादा प्रोफेशनल डॉक्टर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ हम आपके लिए और भी पॉडकास्ट लेकर आने वाले। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच डॉक्टर परिमा। Thank you so much.